बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में एक नेक और दयालु राजा का शासन था। राजा न केवल अपनी प्रजा का ख्याल रखता था, बल्कि उसका बेटा भी उतना ही नेक और सुंदर था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब राजकुमार की उम्र 10 से 12 साल की ही थी, उसकी मां यानी रानी का स्वर्गवास हो गया। राजा अपनी रानी से बेहद प्यार करता था और दरबार के सभी लोग इस बात को अच्छी तरह जानते थे। वो अपने बेटे से भी बहुत स्नेह करता था, लेकिन रानी के जाने का दुख उसे भीतर तक तोड़ गया। शुरुआत में राजा ने दूसरा विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसकी पहली रानी की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन समय के साथ उसे ये एहसास हुआ कि राजकुमार की देखभाल और परवरिश के लिए एक मां की जरूरत है। इसी कारणवश राजा ने भारी मन से दूसरी शादी करने का फैसला लिया। राजा ने जल्द ही दूसरी शादी कर ली और नई रानी राजा के लिए तो बहुत अच्छी साबित हुई, लेकिन राजकुमार के लिए वो एक अच्छी मां नहीं बन सकी। राजा को इस बात का कभी पता नहीं चला कि उसकी नई पत्नी राजकुमार के साथ कैसा व्यवहार करती है। राजकुमार दिल से बहुत नेक और संवेदनशील था। वो नहीं चाहता था कि उसके कारण उसके पिता को कोई दुख पहुंचे। उसे एहसास था कि राजा ने दूसरी शादी सिर्फ उसकी देखभाल के लिए की थी। यही सोचकर वो हर तकलीफ को चुपचाप सहन करता रहा। जब राजा महल में होता तो उसकी सौतेली मां राजकुमार के साथ अच्छा व्यवहार करती और दिखावटी प्यार जताती। लेकिन जैसे ही राजा अपना राज्य और दरबार के कामों में व्यस्त हो जाता या दूर के भ्रमण पर चला जाता, सौतेली मां का असली रूप सामने आ जाता। वो राजकुमार पर तरह तरह के जुल्म करती, उसे समय पर खाना नहीं देती, ताने मारती और कई बार रात में बार बार जगाकर उसे परेशान करती। इन सारी परेशानियों के बावजूद राजकुमार इतना नेक दिल था कि उसने कभी अपने पिता से कोई शिकायत नहीं की। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता कि उसके पिता को उसकी किसी तकलीफ का अंदाजा ना हो। वो अपनी सौतेली मां के साथ भी ऐसा बर्ताव करता जिससे राजा को कोई शक ना हो। वास्तव में उसकी सौतेली मां के मन में एक गहरी ईर्ष्या थी। उसे इस बात का डर सताता था कि अगर कभी उसके अपने बच्चे हुए भी तो भी राजकुमार की मौजूदगी में उसका बेटा राजा नहीं बन पाएगा। यही सोच उसकी रातों की नींद हराम कर देती थी। इस जलन और नफरत के कारण वो हमेशा राजकुमार को तंग करती रहती और किसी ना किसी बहाने उसे दुखी करने की कोशिश करती। एक दिन सौतेली मां की व्यवहार से परेशान होकर राजकुमार इतना दुखी हो गया कि रोते रोते भूखा ही सो गया। जब भी उसे किसी तकलीफ का सामना करना पड़ता, वो अपनी दिवंगत मां को ज्यादा ही याद करता। उस रात भी उसने अपनी मां को याद किया और उनकी याद में आंसू बहाते हुए सो गया। अभी उसे सोए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था कि उसे एक सपना आया। सपने में उसकी मां दिखाई दी। राजकुमार ने अपने पिता के सामने कभी अपनी सौतेली मां की शिकायत नहीं की थी, लेकिन जब उसने अपनी मां को सपने में देखा तो अपने सारे दुख दर्द उनके सामने बयां कर दिए। राजकुमार की मां, जो एक नेक और समझदार महिला थी, अपने बेटे को सब्र रखने के लिए समझाती रही। उन्होंने राजकुमार से वादा लिया कि वो अपनी सौतेली मां के खिलाफ कोई बदतमीजी या गुस्ताखी नहीं करेगा। राजकुमार ने सपने में अपनी मां से ये वादा किया। सपने के अंत में उसकी मां ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, बेटा, कल तुम्हारे पिता के दरबार में एक घोड़े बेचने वाला आएगा। उसके पास कई ऊंची नस्ल के घोड़े होंगे, लेकिन ध्यान देना, उसके पास एक सफेद रंग का घोड़े का बच्चा भी होगा। तुम अपने पिता से उसे खरीदने की जिद करना। हो सकता है कि तुम्हारे पिता किसी बड़े घोड़े को खरीदने की बात करें, लेकिन तुम्हें सफेद घोड़े के बच्चे के लिए ही आग्रह करना है। तुम्हारे पिता तुम्हारी बात को टाल नहीं पाएंगे। इतना कहकर उनकी मां ने विदा ली। इसी के साथ राजकुमार की नींद भी खुल गई। ये सपना उसके लिए किसी उम्मीद की किरण जैसा था। अगले दिन क्या होने वाला था, इसे लेकर उसका दिल धड़क रहा था।
अगले दिन राजकुमार सुबह उठकर नहाया धोया और तैयार होकर राजा के दरबार में पहुंच गया। राजकुमार आमतौर पर स्कूल जाया करता था, लेकिन छुट्टियों के दौरान वो अक्सर दरबार में भी आता था। जैसे ही राजा ने राजकुमार को दरबार में आते देखा, उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने राजकुमार को अपने पास बुलाया और प्यार से अपने तख्त पर साथ बिठा लिया। कुछ समय बाद एक संतरी अंदर आया और सूचना दी, महाराज, बाहर एक घोड़े बेचने वाला आया है। वो सिर्फ आपसे मिलने की इच्छा रखता है। ये सुनकर राजा और राजकुमार दोनों उत्सुक हो गए और घोड़े देखने के लिए बाहर आ गए। बाहर घोड़े बेचने वाला खड़ा था और उसके पास कई शानदार और ऊंची नस्ल के घोड़े थे। उनमें से एक छोटा सफेद रंग का घोड़े का बच्चा भी था, जो देखने में बेहद प्यारा और अनोखा लग रहा था। राजा ने अपनी पसंद के कुछ घोड़े चुन लिए और उन्हें अपने लिए खरीदने का फैसला किया। तभी राजकुमार ने उत्साह से कहा, पिताजी, मैं भी एक घोड़ा लेना चाहता हूं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हें जो भी घोड़ा पसंद आए वो हम लेंगे। ये सुनते ही राजकुमार ने सफेद घोड़े के बच्चे की ओर इशारा किया। राजा चाहता था कि राजकुमार कोई ऊंची नस्ल का ताकतवर घोड़ा चुने, लेकिन राजकुमार की मासूमियत भरी जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। उन्होंने वो सफेद घोड़े का बच्चा खरीद लिया जिसे राजकुमार ने पसंद किया था। ये वही घोड़ा था जिसके बारे में उसकी मां ने उसे सपने में बताया था। राजकुमार के नए सफेद घोड़े के लिए एक अलग और खास अस्तबल बनाया गया, जहां उसे बड़े ध्यान और आराम से रखा गया। राजकुमार अब ज्यादातर समय अपने घोड़े के बच्चे के साथ बिताने लगा। वो घोड़े की हर जरूरत का ख्याल रखता, उसे समय पर खाना देता और उसकी साफ सफाई का ध्यान रखता। हर सुबह स्कूल जाने से पहले और स्कूल से लौटने के बाद सबसे पहले वो अपने घोड़े के पास जाता। उसकी मासूमियत और अपने घोड़े के प्रति स्नेह ने उसके दिल में एक अनोखी खुशी भर दी थी। लेकिन राजकुमार की इस खुशी से उसकी सौतेली मां का दिल जलने लगा। वो राजकुमार की हर खुशी से नफरत करती थी और उसे किसी भी हाल में खुश देखना उसे गवारा नहीं था। हालांकि इस बार वो चाहकर भी तुरंत कुछ नहीं कर पा रही थी। घोड़े के खिलाफ कोई साजिश रचने का मौका उसके पास फिलहाल नहीं था, लेकिन उसकी सोच में शैतानी चालें हमेशा घूमती रहती थी। सौतेली रानी के पास उसकी एक विश्वास पात्र दासी थी, जो रानी की तरह ही चालाक और खतरनाक सोच रखती थी। एक दिन रानी ने दासी को अपने पास बुलाया और उससे अपनी गहरी जलन भरी योजना साझा की। उसने कहा, तुम्हें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे राजकुमार का हमेशा के लिए काम तमाम हो जाए और किसी को मुझ पर शक भी ना हो। यह सुनकर दासी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने रानी से कहा, क्यों ना राजकुमार को धीरे धीरे खत्म करने का इंतजाम किया जाए। आजकल गर्मी का मौसम है और जब राजकुमार स्कूल से लौटता है तो खाना खाने के बाद वो हमेशा एक खास तरह का शरबत मांगता है। वो उसे बड़े शौक से पीता है। मेरे पास एक ऐसा जहर है जिसे पीने वाला तुरंत नहीं मरता, बल्कि महीनों तक बीमार रहता है और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। इस तरह किसी को जहर देने का शक भी नहीं होगा और राजकुमार भी चंद महीनों में अपने आप खत्म हो जाएगा। रानी ये सुनकर थोड़ी देर तक सोच में पड़ गई। दासी ने फिर बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन इसके लिए मुझे एक बड़े इनाम की जरूरत होगी। इस योजना को पूरी तरह गोपनीय रखने के लिए मेरा इनाम तय कर लीजिए। रानी को दासी का लालच बुरा तो लगा, लेकिन अपनी जलन और नफरत के चलते उसने इस बात के लिए हामी भर दी। मल्लिका राजकुमार को अपने रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अब साजिश तैयार हो चुकी थी और अगले दिन इस कार्य को पूरा करना था। अगले दिन जब राजकुमार रोज की तरह स्कूल से लौटकर भागता हुआ सीधे अपने घोड़े के पास पहुंचा तो उसने देखा कि घोड़े का बच्चा रो रहा है। उसकी आंखों से आंस बह रहे थे। राजकुमार ये देखकर हैरान और परेशान हो गया। उसने सोचा बेजुबान,
घोड़ा आखिर क्यों रो रहा है? क्या इसे भूख लगी है या ये बीमार है? राजकुमार धीरे धीरे घोड़े के पास गया और प्यार से उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? तभी राजकुमार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। घोड़े ने इंसानों की तरह बोलना शुरू कर दिया। राजकुमार डर भी गया और हैरान भी। घोड़े ने कहा, मालिक, मैं आपको एक बड़ी सच्चाई बताने आया हूं। ये सच्चाई आपकी जिंदगी बदल सकती है। राजकुमार कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसके दिल में डर और जिज्ञासा का मिला-जुला भाव था। उसने कहा, तुम बोल सकते हो, लेकिन ये कैसे संभव है और तुम क्या कहना चाहते हो? राजकुमार को घबराया हुआ देख घोड़े के बच्चे ने नरम आवाज में कहा, राजकुमार साहब, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई साधारण घोड़ा नहीं हूं। मैं परियों की दुनिया से आया हूं और आपकी स्वर्गीय मां की प्रार्थना पर यहां तैनात किया गया हूं, ताकि आपकी हर तरह से रक्षा कर सकूं। राजकुमार को यह सुनकर अपनी मां का वह सपना याद आ गया, जिसमें उन्होंने घोड़े के बच्चे को खरीदने की सलाह दी थी। ये याद करते ही उसकी घबराहट कुछ कम हो गई। उसने घोड़े की ओर देखते हुए पूछा, लेकिन आज तुम इतने उदास क्यों हो? क्या कोई परेशानी है? घोड़े के बच्चे ने गहरी सांस ली और कहा, राजकुमार, आपकी सौतेली मां ने आज आपके खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक साजिश रची है। उसने अपनी दासी के साथ मिलकर आपके शरबत में जहर मिला दिया है। वो जानती है कि स्कूल से लौटने के बाद आप हमेशा वो खास शरबत मांगते हैं और वह इस मौके का फायदा उठाना चाहती है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको किसी भी हाल में वो शरबत नहीं पीना है। वो चाहे जितना जोर दे, आप उसे हाथ भी मत लगाइए। बाकी खाना अपना सब सुरक्षित है। बस उस शरबत से बचकर रहना है। ये सुनकर राजकुमार के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। उसने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन मेरी सौतेली मां ऐसा क्यों कर रही है? आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? घोड़े ने उदास स्वर में कहा, आपकी मां की गैर मौजूदगी और आपके पिता का अंधा प्यार उसकी जलन का कारण है। वो चाहती है कि आपके पिता के बाद उसका अपना बेटा गद्दी पर बैठे। उसकी इसी जलन ने उसे इतना निर्दय बना दिया है। राजकुमार ने गंभीरता से पूछा, अगर मैं ये बात पिताजी को बताऊं तो क्या वो मेरी बात मानेंगे? घोड़े ने जवाब दिया, फिलहाल ऐसा करना ठीक नहीं होगा। आपके पिता आपकी सौतेली मां पर बहुत भरोसा करते हैं। अगर आप इस समय कुछ कहेंगे तो शायद वे आपकी बात पर यकीन ना करें। अभी का सबसे सही कदम यही है कि आप शांत रहें और सही समय का इंतजार करें। याद रखिए, मैं आपकी हर कदम पर रक्षा करने के लिए यहां पर मौजूद हूं। राजकुमार ने घोड़े की बात ध्यान से सुनी और उसकी सलाह मानने का फैसला किया। उसने घोड़े के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और मन ही मन अपनी मां का धन्यवाद किया, जिन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए ये अद्भुत घोड़ा भेजा था। सारी कहानी सुनकर राजकुमार शांत हो गया और अब पूरी तरह से यकीन कर चुका था। अपनी दिनचर्या के मुताबिक उसने स्कूल बैग अपने कमरे में रखा, फिर अपने कपड़े बदलकर खाने की मेज पर आ पहुंचा। मगर इस बार कुछ अजीब था। वो अपनी सौतेली मां को अपने पास पाया, जो पहले कभी इतनी करीब नहीं आई थी। अगर घोड़े के बच्चे परिजात ने उसे सारी हकीकत न बताई होती तो वो निश्चित रूप से हैरान हो जाता। सौतेली मां ने उसे बड़े स्नेह और प्यार से खाना पेश किया, साथ ही कुछ ऐसी बातें की जो उसे और भी अजीब लगी। राजकुमार को खाना खाकर एक खास शरबत पीने की आदत थी, जिसे वो हमेशा पीता था। मगर आज कुछ अलग हुआ। दासी के स्थान पर उसकी सौतेली मां ने जब शरबत पेश किया तो उसने मना कर दिया और कह दिया कि उसका मन नहीं है। फिर उसने बहाना बनाते हुए अपने कमरे की ओर चला गया। सौतेली मां ने उसे कमरे में आकर भी बहुत मनाने की कोशिश की, मगर राजकुमार ने मुंह मोड़ लिया और कोई जवाब नहीं दिया। सौतेली मां को यह बात बहुत अजीब लगी कि आखिर आज उसने शरबत क्यों नहीं पिया। वो परेशान हो गई और तुरंत अपनी दासी को बुलाकर सारी बातें उसे बताई। दासी ने कहा, कोई बात नहीं,
कल हम उसके खाने में जहर मिला देंगे, देखेंगे फिर कैसे बचता है। दासी की बात सुनते ही उसकी सौतेली मां की आंखों में एक चमक आ गई। अगले दिन जब राजकुमार स्कूल से वापस आया तो जैसे ही उसने अपने घोड़े के बच्चे को देखा, उसने उसे फिर से रोते हुए पाया। उसने घोड़े के बच्चे से रोने की वजह पूछी। घोड़े के बच्चे ने बताया, आज तुम्हारी सौतेली मां ने खाने में जहर मिला दिया है, लेकिन तुम्हारे लिए लस्सी बनाई है, शरबत नहीं। तुम जो भी खाना खाने का सोचो, लेकिन सालन को भूल कर भी मत खाना, क्योंकि उसमें जहर मिला है। ये सुनकर राजकुमार चौंक गया। वही दासी दूर खड़ी ये सब देख रही थी और उसकी आंखों में एक खतरनाक मुस्कान थी। दूर से तो वो किसी बात को नहीं सुन सकी, लेकिन राजकुमार को सर हिलाते हुए और घोड़े के बच्चे से कुछ फुसफुसाना हो गई। वो सोच में पड़ गई कि आखिर ये क्या हो रहा है। वही राजकुमार अपने कपड़े बदलकर खाने की मेज पर आ पहुंचा। उसने देखा कि सौतेली मां पहले से वही बैठी थी और अब वो उसकी नजदीक आ गई थी। राजकुमार ने 2 घूंट पानी पीने के बाद रोटी का एक निवाला तोड़ा और मुंह में रखा। फिर लस्सी का गिलास उठाया। सौतेली मां ने बड़े प्यार से सालन की प्लेट उसकी ओर सरका हुए कहा, देखो, आज ये सालन मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। तुम जानते हो ना, रानियों का ये काम नहीं है, लेकिन आज मुझे ख्याल आया कि मैं सिर्फ रानी ही नहीं, तुम्हारी मां भी हूं, तो क्यों ना मैं खुद तुम्हारे लिए सालन बना लूं। बहुत स्वादिष्ट है, जरा खाकर तो देखो। राजकुमार ने लस्सी के साथ निवाला। निगलते हुए चहक हुए कहा, वाह मां, क्या बात है, आपके हाथ से बनी इस लस्सी का तो जवाब ही नहीं। जिंदगी में पहली बार इतनी स्वादिष्ट लस्सी पीने को मिली है। आज तो गर्मी भी बहुत है, इसलिए मैं तो आज लस्सी के साथ ही रोटी खाऊंगा और खूब सारी लस्सी भी पाऊंगा। सौतेली मां ने बहुत चाहा कि राजकुमार एक निवाला सालन का भी खा ले, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो उसे इस बात पर राजी ना कर सकी। राजकुमार रोटी खाकर अपनी उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर चला गया। मल्लिका ने फिर अपनी दासी को बुलवाया और राजकुमार के सालन ना खाने की पूरी घटना उसे बताई। दासी ने गंभीर स्वर में रानी से कहा, महारानी, मुझे शक है कि वो जो घोड़ा है वो कोई आम घोड़ा नहीं है। मुझे लगता है वो इंसानों की तरह बातें करता है। मुझे तो ठीक से उनकी बातें सुनने का मौका नहीं मिला, लेकिन जिस तरीके से घोड़ा राजकुमार के कान में कुछ फुसफुसाना था और जिस तरह से राजकुमार ने सर हिलाया, वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों आपस में बात कर रहे हो। ये सुनकर रानी हैरान रह गई। उसने चौंक हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है? क्या घोड़े इंसानों की तरह बातें कर सकते हैं? बांदी ने फिर समझाया, लेकिन आप ये सोचिए, जब हमने उसके शरबत में जहर मिलाया तो उसने शरबत पीने से साफ इनकार कर दिया, और जब हमने उसके सालन में जहर डाला तो उसने सालन का एक निवाला तक नहीं छका। क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि कोई है जो उसे ये सब करने से रोक रहा है? पूरे महल में राजकुमार की किसी से कोई दोस्ती नहीं है और ना ही वह कभी किसी के पास जाता है, लेकिन जब भी वो स्कूल से वापस आता है तो सबसे पहले वो अपने घोड़े के पास जाता है, उसके बाद ही कहीं और जाता है। ये सुनकर मल्लिका की आंखों में चिंता की लकीरें दिखाई दे रही थी। उसके दिमाग में एक हलचल सी मच गई और उसने मन में एक ठान लिया कि वो पहले इस घोड़े के बच्चे को रास्ते से हटाकर रहेगी, फिर देखेगी कि राजकुमार को किसी भी साजिश का भान कैसे होता है और कैसे वो इस सब के बारे में जान पाता है। मल्लिका ने अपनी दासी की मदद से एक खास वैद्य को बुलवाया। जब वैद्य आया तो रानी ने उसे बड़े इनाम का वादा करके अपने काम के लिए राजी कर लिया। वैद्य को इस साजिश के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई थी। एक दिन राने सुबह सुबह जोर जोर से चीखने और तड़पने की नकल शुरू कर दी। राजा घबराकर बिस्तर से उठ बैठा और चिंता में कहते हुए बोला, क्या हुआ? क्या हो गया? लेकिन रानी कुछ जवाब ना देकर बस तड़पती और चीखती रही। कुछ समय बाद जब उसका चीखना और तड़पना रुक गया
तो राजा ने तुरंत अपने खास वैद्य को बुलवाया। वैद्य घबराए हुए अंदाज में राजा के पास पहुंचा और उसने रानी की हालत के बारे में पूछा। राजा ने वैद्य को रानी की स्थिति के बारे में बताया। वैद्य ने मुआयना करने की इच्छा जताई और तुरंत उसकी व्यवस्था कर दी गई। जब वैद्य कमरे में पहुंचा तो रानी को उसी हालत में पाया जैसा उसने पहले से तय किया था। दासी की मदद से रानी को शांत करने के बाद वैद्य ने ध्यान से उसकी नाड़ी को देखा और उसका मुआयना किया। मुआयना करने के बाद वैद्य ने घबराते हुए राजा से कहा, मालिक, आपकी रानी सिर्फ 8 घंटे की मेहमान है। अगर उन्हें बचाना है तो तुरंत एक घोड़े के बच्चे का दिल उन्हें खिलाना होगा। इसके बिना उनका बचना नामुमकिन है। राजा ये सुनकर घबरा गया। उसके पास घोड़े का सिर्फ एक ही बच्चा था और वह ये भी जानता था कि बिना घोड़े के राजकुमार शायद ही जिंदा रह सके। अब राजा को एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। राजा ने यह जरूरी समझा कि वो अपने बेटे को राजी करें, कसाई का इंतजाम करवाएं और रानी के लिए घोड़े के बच्चे का दिल भूनकर अर्घ खिलाएं। राजकुमार वैसे भी सुबह सुबह उठने का आदी था, लेकिन महल में मची चीख पुकार की वजह से वो पहले ही जाग चुका था। उसे महल में होने वाली साजिशों का पहले से ही इल्म था, क्योंकि घोड़े के बच्चे ने उसे सारी बातों से अवगत कर दिया था। वो जानता था कि उसका पिता अपनी सौतेली मां से बहुत प्यार करता है और इसलिए ना तो वो उसकी बातों पर यकीन करेगा, ना उसकी मां की सही परवरिश के बावजूद वो किसी से बुरा नहीं कहेगा। उसकी मां ने हमेशा यही सिखाया था कि वक्त और हालात का सही समय आने पर ही प्रतिक्रिया देना चाहिए। घोड़े के बच्चे ने राजकुमार को सब कुछ समझा दिया था और उसे ये भी बता दिया था कि उसे क्या करना है, इसीलिए वो मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार था। राजा अपने बेटे के पास गया और रानी की बीमारी और घोड़े के बच्चे का दिल भूकर खिलाने की बात उसे बताई। राजकुमार ने सारी सच्चाई जानने के बावजूद इसे जाहिर नहीं किया कि वो सब कुछ समझ चुका है। उसने बस इतना कहा, जब आपने ये इरादा कर ही लिया है तो मुझे घोड़े के बच्चे को मारने से पहले 3 चक्कर इस पर बैठकर लगाने की इजाजत जरूर दीजिएगा। राजकुमार की बात में एक ठहराव था, जैसे वो अब हर हालात के लिए तैयार था। लेकिन राजा को यह भी समझ में आ गया कि राजकुमार ने सब कुछ जान लिया है। उसकी बातों में गहरी सोच और एक योजना की झलक थी जो राजा की समझ से परे थी। राजा को यह विश्वास ही नहीं था कि राजकुमार इतनी आसानी से उसकी बात मान लेगा। घोड़े के बच्चे की पीठ पर बैठकर महल के सहन में 3 चक्कर लगाने की बात साधारण सी थी, जिस पर राजा को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने खुश होकर राजकुमार को चक्कर लगाने की अनुमति दे दी। सुबह सवेरे कसाई को बुलवा लिया गया। महल के बड़े सहन में कसाई को बिठाया गया और घोड़े के बच्चे को लाया गया। इस बीच राजकुमार भी वहां पहुंच गया। उसकी सादी पोशाक और थकी हुई आंखें साफ बता रही थी कि वो पूरी रात ना सोया था और शायद रोता भी रहा था। राजा अपने बेटे की ये हालत देखकर दुखी हुआ, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि राजकुमार अंदर ही अंदर किस वजह से परेशान था। राजकुमार ने घोड़े के बच्चे पर हल्के से हाथ फेरा और उसकी पीठ थपथपाई। फिर वो उसकी पीठ पर सवार हुआ। घोड़े ने धीरे धीरे चलना शुरू किया और पहला चक्कर पूरा किया। दूसरा चक्कर थोड़ी तेज रफ्तार से लगा। इस दौरान महल के सारे नौकर, चाकर, दासिया और दरबारी इस दृश्य को देख रहे थे। जब घोड़ा तीसरे चक्कर पर आया तो उसकी रफ्तार अचानक बहुत तेज हो गई। जैसे ही तीसरा चक्कर पूरा हुआ, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। घोड़े के शरीर से बड़े बड़े पंख निकल आए और वो पलक झपकते ही आसमान की ओर उड़ चला। वहां खड़े सभी लोग हैरान और स्तब्ध रह गए। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। परिजात घोड़ा राजकुमार को लेकर आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच गया और देखते देखते अपने देश की सीमाओं को पार करके दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया। वो घोड़ा इतनी तेज रफ्तार से उड़ रहा था कि सैकड़ों मील का सफर
उसने कुछ ही मिनटों में तय कर लिया। आखिरकार परिजात ने एक घने जंगल में उड़ते हुए राजकुमार को नीचे उतारा। वहां उसने राजकुमार को उसकी स्वर्गीय मां का संदेश सुनाया। उसने कहा, तुम्हारी मां ने तुम्हें यहां इस जंगल में भेजा है ताकि तुम मेहनत करना सीखो। अब तुम्हें अपनी रोजी रोटी खुद कमानी होगी। तुम्हें हिम्मत और धैर्य रखना होगा। कभी हार मत मानना और मायूस मत होना, और इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। चंद साल बाद तुम्हें अपने ही देश का राजा बनाया जाएगा, लेकिन ये कैसे और कब होगा, ये बात तुम्हें समय आने पर ही पता चलेगी। ये संदेश सुनाने के बाद परिजात घोड़े ने राजकुमार से विदा मांगी। जाने से पहले उसने अपनी पूंछ का एक बाल तोड़ा और राजकुमार को थमा हुए कहा, जब भी तुम किसी मुश्किल में होना या मेरी जरूरत महसूस हो तो इस बाल को मसल देना। मैं तुरंत तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। परिजात घोड़ा राजकुमार को समझाते हुए बोला, ये मत भूल कि जब भी मुझे बुलाना हो तो ऐसा तभी करना जब वो काम तुम्हारे बस से बाहर हो। मुझे छोटी छोटी बातों के लिए परेशान मत करना। ये कहकर परिजात घोड़ा एक बार फिर हवा में उड़ गया और राजकुमार को अपने हाल पर छोड़ दिया। राजकुमार जानता था कि उसकी सुंदरता और कम उम्र इस अनजाने शहर में किसी का ध्यान आकर्षित कर सकता है। उसने अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया। उसने अपने कपड़ों पर मिट्टी डाल ली और अपने हाथ मुंह पर भी मल ली ताकि वो साधारण और गरीब नजर आए। शहर ज्यादा दूर नहीं था। सुबह का वक्त था और राजकुमार को उम्मीद थी कि उसे कोई काम मिल जाएगा। वो शहर में दाखिल हुआ और बाजार में एक बड़ी सी दुकान देखी जिसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, शाही कारीगर राजकुमार, जो राजमहल के माहौल और कारीगरों के महत्व से अच्छी तरह वाकिफ था। समझ गया कि ये मौका उसके लिए खास हो सकता है। कारीगरों को राजा और आम लोग दोनों ही बहुत सम्मान देते थे। दुकान पर जाकर राजकुमार ने मजदूरी के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। संयोग से शाही कारीगर को वास्तव में एक नौजवान की जरूरत थी, क्योंकि महल के नियमों के अनुसार केवल युवा और उम्र में छोटे लड़कों को ही महल में काम करने की अनुमति थी। ये वो दौर था जब राजकुमारियों को पर्दे में रहना पड़ता था और बड़ी उम्र के पुरुषों को महल के भीतर जाने की इजाजत नहीं होती थी। कारीगर ने राजकुमार को देखकर खुश होकर का पर रखने का वादा किया, लेकिन अपनी कुछ शर्तें भी रखी। उसने कहा, मैं तुम्हें 2 साल तक सिर्फ 3 वक्त का खाना, पहनने के कपड़े और सोने की जगह दूंगा। इसके अलावा कोई भी अतिरिक्त सुविधा नहीं मिलेगी। दूसरा, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। राजकुमार ने सोचा, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मुझे तो सिर्फ ठिकाना चाहिए था और भगवान ने पहले से ही इंतजाम कर दिया। हालांकि उसने कारीगर के सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं की। वो संयमित रहा और ऐसा जताया मानो उसे इन शर्तों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कारीगर के साथ काम शुरू करने से पहले राजकुमार ने अपनी पहचान छिपाने का पक्का इंतजाम किया। वो महल जाने से पहले अपने चेहरे पर कालिक मल लिया करता था ताकि उसकी खूबसूरती किसी को ना दिखे। पहली बार जब वो महल में दाखिल हुआ तो उसने महल के खूबसूरत बगीचे में 4 राजकुमारियों को टहलते हुए देखा। उन 4 राजकुमारियों में जो सबसे कम उम्र की थी, वो राजकुमार को बड़े ध्यान से देख रही थी। ना जाने क्यों उस राजकुमारी को इस साधारण लड़के में कुछ खास बात और अलग आकर्षण महसूस हो रहा था, जो उसने पहले कभी किसी और में नहीं देखा था। अब यह सिलसिला रोज का हो गया। जब भी राजकुमार महल में तांबे के बर्तन लेने या साफ करके लौटाने आता, वो राजकुमारी उसे बड़े गौर से देखती। हर बार उसके मन में यही ख्याल आता, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि कोई छुपा हुआ राजकुमार है। एक दिन आखिरकार राजकुमारी से सब्र नहीं हुआ। उसने आसपास ध्यान दिए बिना राजकुमार को रोक लिया और सवाल किया, तुम कौन हो राजकुमार? इस अप्रत्याशित सवाल से थोड़ा चौंका, लेकिन उसने अपने चेहरे पर हैरानी का भाव लाते हुए जवाब दिया,
राजकुमारी जी, मैं महल में काम करने वाले एक कारीगर का अदना सा नौकर हूं। वो मुझे वक्त की रोटी और रहने की जगह देता है। बस यही मेरा परिचय है। राजकुमारी ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम तो बेहद खूबसूरत हो, लेकिन अपने चेहरे पर इतनी काले क्यों लगाए रहते हो? राजकुमार थोड़ा मुस्कुराया और बोला, ये बात तो मेरी समझ से भी बाहर है। लेकिन एक बात बताओ, मेरी सौतेली माँ ने भी कभी मेरी खूबसूरती की तारीफ नहीं की। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? राजकुमारी ने चारों तरफ देखा कि कोई उनकी बात सुन तो नहीं रहा। जब उसने देखा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो उसने अपनी मुट्ठी से 2 सोने की अशर्फियां निकाली और राजकुमार की ओर बढ़ा दी। उसने कहा, ये लो, अगली बार जब तुम महल आना तो साफ सुथरे कपड़े पहनकर और अच्छे से तैयार होकर आना। मैं तुम्हें ऐसे देखना चाहती हूं जैसे तुम सच में किसी राजकुमार की तरह लगो। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। उसने लेने से इनकार किया, लेकिन राजकुमारी ने जबरदस्ती अशर्फिया उसके हाथ में रख दी और जल्दी से महल की तरफ दौड़ गई। राजकुमार को यह सब बहुत अजीब लगा। उसे पता था कि ये 2 सोने की अशर्फिया उसकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन वो ना तो अपना हुलिया बदल सकता था और ना ही अपने देश लौट सकता था जब तक उसकी मां का आदेश नहीं आता। उसने वो अशर्फियां चुपचाप घर के कोने में छुपा दी ताकि सही समय आने पर उन्हें इस्तेमाल कर सके। अब हर बार जब राजकुमार महल में आता, राजकुमारी उसे किसी ना किसी बहाने से इंतजार करती। हर बार वो उसे 2 और सोने की अशर्फिया देती और कहती, तुम अपना हुलिया क्यों नहीं बदलते? मैं चाहती हूं कि तुम अच्छे कपड़े पहनकर और अपनी असली पहचान में मेरे सामने आओ। राजकुमार हर बार किसी ना किसी बहाने से टाल जाता। वो जानता था कि वो राजकुमारी को पसंद करने लगा है, लेकिन अपनी असलियत किसी भी सूरत में जाहिर नहीं करना चाहता था। दिन बीतते गए। राजकुमार अब बड़ा हो चुका था। कारीगर, जो अब उसे बेटे की तरह समझने लगा था और उसे बहुत प्यार करता था। राजकुमार की मेहनत और ईमानदारी ने कारीगर के काम में तरक्की ला दी थी। महल से मिलने वाले ऑर्डर बढ़ गए थे। यहां तक कि बड़े बड़े मंत्री और शहर के अमीर लोग भी उस कारीगर के पास बर्तन बनवाने और साफ करवाने के लिए आने लगे। राजकुमारी अब उस उम्र में पहुंच चुकी थी जहां उनकी शादियां कर दी जानी थी। उस राज्य में एक पुराना और अजीब परंपरा प्रचलित थी। जब भी किसी राजकुमारी के विवाह की बात होती तो पूरे शहर में ऐलान किया जाता कि सभी इच्छुक व्यक्ति महल में उपस्थित हो जाए। राजकुमारी एक बड़ी सी कुर्सी पर अपने चेहरे को पर्दा करके बैठती और अमीर गरीब सभी उम्मीदवार एक एक करके उसके सामने से गुजरते। राजकुमारी जिस पर अपनी नजर ठहरा और उसे पसंद कर लेती, राजकुमारी की उसी व्यक्ति से का विवाह तय कर दिया जाता। सबसे बड़ी राजकुमारी ने एक बड़े अमीर के बेटे को चुना। उनकी शादी धूमधाम से हो गई। इसके बाद बाकी दोनों राजकुमारियों की भी शादी क्रमशः मंत्री और बड़े व्यापारी के बेटों के साथ कर दी गई। इस दौरान 2 साल और गुजर गए और अब बारी आई सबसे छोटी राजकुमारी की। सबसे छोटी राजकुमारी, जो सबसे सुंदर और मासूम थी, उसका चुनाव सभी के लिए बड़ी दिलचस्पी का विषय बन गया। इस बीच महल का कारीगर भी उन उम्मीदवारों में शामिल था। कारीगर भले ही उम्र में बड़ा था, लेकिन उसकी खूबसूरत शक्ल और जवानी जैसी कद काठी ने उसे इस कतार में अलग बना रखा था। वो राजा का शाही कारीगर था, बेहद अमीर और कई बार छोटी राजकुमारी को देख चुका था। उसके दिल में राजकुमारी को पाने की चाहत हो गई थी और इसी वजह से उसने खुद को पहले किसी और राजकुमारी के लिए पेश नहीं किया था। उधर राजकुमार, जो अब तक कारीगर के सहायक के रूप में काम कर रहा था, कि दिल में भी छोटी राजकुमारी के लिए भावनाएं घर कर चुकी थी। उसने सोचा कि क्यों ना वह भी अपनी किस्मत आजमाए। लेकिन महल में जाने के लिए उसने वही साधारण, और जबकि राजकुमार काफी पीछे कतार धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब कारीगर राजकुमारी के सामने पहुंचा तो राजकुमारी ने उसे पहचाना जरूर, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक एक करके सारे अमीर व्यापार
और बड़े लोग गुजरते गए, लेकिन राजकुमारी की निगाहें किसी खास को तलाश रही थी। फिर अचानक उसकी नजर कतार के सबसे पीछे खड़े राजकुमार पर पड़ी। उसका गंदा हुलिया देखकर उसे पहले तो झुझुलाहट हुई, लेकिन जैसे ही वो राजकुमारी के करीब पहुंचा, उसने अचानक राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। राजकुमारी की इस हरकत पर पूरा महल सन्न रह गया। राजा ने तुरंत ऐलान किया, शायद मेरी बेटी से कोई गलती हो गई है, कल सब लोग दोबारा हाजिर हो। राजकुमारी ने लाख मना किया कि ये गलती नहीं थी, लेकिन राजा के आदेश को कोई टाल नहीं सकता था। राजकुमार इस घटनाक्रम से हैरान परेशान था। वो तेजी से कारीगर के घर वापस लौटा और कारीगर से पहले ही वहां पहुंच गया। जब कारीगर घर आया तो उसने राजकुमार पर खूब गुस्सा किया और अगले दिन उसे किसी भी तरह महल जाने से रोकने की ठान ली। उसने घर के सारे दरवाजों पर ताले लगा दिए और खुद फिर से कतार में शामिल होने के लिए निकल पड़ा। राजकुमार ने खुद को इस तरह कैद पाया तो वो बहुत परेशान हुआ। तभी उसे प्रजात घोड़े की याद आई। परिजात घोड़े के बाल, जिसे वो हमेशा अपने पैर में बांध कर रखता था। अब वही बाल उसकी आखिरी उम्मीद था। उसने फौरन बाल खोला और दीवार से रगड़ा। पल भर में प्रजात घोड़ा सामने खड़ा था। घोड़े ने पूछा, क्या हुक्म है मेरे मालिक? राजकुमार बोला, तुम सारे ताले खोल दो और जब मैं एस आऊं तो ताले फिर से बंद कर देना। राजकुमार ने एक बार फिर से अपना वही पुराना गंदा और अजीब हुलिया बनाया। चेहरे पर कालिक और मैला कुचला कपड़ा पहना। इस बार वो उम्मीदवारों की कतार में सबसे पीछे खड़ा हो गया। जो भी उसे देखता ठहाके लगाकर हंस पड़ता। कतार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अमीर वजीर और फकीर सभी राजकुमारी के सामने से गुजर रहे थे, लेकिन राजकुमारी की नजरें तो उस कारीगर के सहायक को ही ढूंढ रही थी जिसे उसने पिछली बार चुना था। राजा और रानी दोनों परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजकुमारी को कोई भी क्यों पसंद नहीं आ रहा। धीरे धीरे कतार खत्म होने लगी। जैसे ही कारीगर का सहायक यानी राजकुमार राजकुमारी के करीब से गुजरा, राजकुमारी ने बिना एक पल गंवाए उसका हाथ पकड़ लिया। पूरा दरबार एक बार फिर से सन्न रह गया। राजा और रानी के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। ये तो सदियों की परंपरा में कभी नहीं हुआ था। राजा ने बात संभालने की कोशिश की और ऐलान किया, शायद हमारी बेटी से फिर कोई नादानी हो गई है। कल सभी उम्मीदवार फिर से यहां हाजिर हो। कारीगर के मन में यह सवाल कौंध गया कि आखिर उसका सहायक, जिसे उसने खुद घर में कैद किया था, यहां आया कैसे। वो इस बात को लेकर परेशान था कि अगर राजकुमार ने ताले तोड़े होंगे तो ये एक बड़ी समस्या होगी। कारीगर का घर और उसके लगाए गए ताले बेहद मजबूत और खास किस्म के थे। उन्हें तोड़ पाना एक इंसान के लिए नामुमकिन था। कारीगर ने मन ही मन ठान लिया कि अगर सच में ताले टूटे होंगे तो वो इसकी कीमत राजकुमार से हर हाल में वसूल करेगा और उसे कड़ी सजा देगा। जब वो कारीगर अपने महलुमा घर वापस पहुंचा तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। सारे दरवाजे सही सलामत थे। ताले ज्यों के त्यों लगे हुए थे। उसने घबराकर अपनी जेबें टटोली और पाया कि ताले की चाबियां भी उसकी जेब में ही थी। कारीगर ने गहरी सांस ली और ताले खोलकर उस कमरे में दाखिल हुआ जिसमें उसने राजकुमार को बंद करके रखा था। लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से छई हो गई। राजकुमार वहीं अंदर मौजूद था जैसे वो कभी कहीं गया ही ना हो। कारीगर की उलझन अब और बढ़ गई। आखिर ये माजरा क्या है? उसने खुद से कहा। उसकी नजरें राजकुमार पर टिकी थी, लेकिन राजकुमार पूरी तरह शांत और निर्दोष लग रहा था। इस रहस्य ने कारीगर को बेचैन कर दिया। उसने सोचा, अगर ये सच में कमरे से बाहर निकला था तो कैसे, और अगर नहीं निकला तो महल में कतार में खड़ा कैसे हुआ? कारीगर घर लौटकर भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। राजकुमारी बार बार उसी युवक को क्यों चुन रही थी जो उसकी नजरों में सिर्फ एक साधारण नौजवान था?
क्या ये वाकई कोई जादू था, या फिर इस लड़के में कुछ ऐसा खास था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। कारीगर ने अपने गुस्से और जिज्ञासा को दबाते हुए फैसला किया कि इस बार वो उसे ऐसी कैद में रखेगा जिससे बाहर निकलना असंभव हो। अगले दिन उसने राजकुमार को मोटी मोटी जंजीरों से बांध दिया। हर जंजीर के सिरों पर बड़े बड़े ताले जड़े और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। इतना ही नहीं, पूरे घर के मुख्य दरवाजे पर भी लोहे की जंजीरें चढ़ा दी। ये सब करने के बाद वो संतुष्ट हो गया कि इस बार राजकुमार बाहर नहीं जा सकेगा। इसके बाद कारीगर खुद फिर से राजकुमारी के लिए होने वाली कतार में खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर कतार के आखिरी सिरे पर पड़ी, उसका चेहरा पड़ गया। वहां उसी पुराने हुलिये में मुंह पर कालिख लगाए उसका सहायक यानी राजकुमार खड़ा था। ये देखकर तो कारीगर को चक्कर आने लगे। ये कैसे संभव है? उसने खुद से कहा, आखिर ताले और जंजीरें टूटे कैसे? उसे क्या पता था कि उसके घर से निकलते ही राजकुमार ने परिजात घोड़े का बाल रगड़ा था। जैसे ही बाल रगड़ा गया, प्रजात घोड़ा तुरंत हाजिर हुआ और उसने झटपट सारे ताले और जंजीरें खोल दी। कतार आगे बढ़ती गई। कारीगर का ध्यान हर पल राजकुमार पर ही लगा रहा। जैसे ही वो राजकुमारी के करीब पहुंचा, राजकुमारी ने किसी और की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही राजकुमार उसके पास से गुजरा, उसने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। पूरा दरबार हैरान था। राजा और रानी दोनों के चेहरों पर गुस्से और शर्म का भाव साफ झलक रहा था। लेकिन राजकुमारी ने सबकी परवाह किए बिना राजकुमार का हाथ मजबूती से थामे रखा। कारीगर ये सब देखे बिना ही बेचैन होकर अपने घर की ओर लौट गया। उसके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर ये लड़का यहां तक कैसे पहुंचा? घर पहुंचते ही उसने देखा कि मुख्य दरवाजा वैसे ही जंजीरों से बंद था जैसा उसने छोड़ा था। अंदर के आंगन का ताला भी वैसा ही बंद था। लेकिन जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो ये देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। कमरे में सभी जंजीरें और ताले खुले पड़े थे, पर राजकुमार वहां नहीं था। अचानक उसकी नजर एक कागज पर पड़ी जो मेज पर रखा हुआ था। कागज पर बड़े साफ अक्षरों में लिखा था, मैं अब जा रहा हूं। अगर राजकुमारी मुझे चुन लेती है तो मेरा जीवित कहना मुश्किल है, क्योंकि राजा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन ये सच है कि राजकुमारी मुझे वर्षों से पसंद करती आई है। उसने मुझे हमेशा सोने की 2 अशर्फियां इस उम्मीद में दी कि मैं अपने हुलिये को बदलकर महल में आऊं। लेकिन मैंने अपनी हैसियत पहचानी और कभी भी आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाई। आगे लिखा था, इन अशर्फिया से मैंने कई किलो सोना जमा किया है, जो मैंने एक खास जगह पर छुपाया हुआ है। इसका नक्शा मैंने यहां छोड़ दिया है, लेकिन ध्यान रहे ये नक्शा और ये कागज कुछ ही देर में गायब हो जाएगा, इसलिए इसे तुरंत देख ले। ये सोना अब आपका है। कारीगर ने कांपते हुए कागज उठाया और देखा कि नक्शा उसमें बना हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने उसे गौर से देखना शुरू किया, कागज पर लिखा एक एक शब्द धीरे धीरे मिटने लगा। कारीगर कुछ समझ पाता उससे पहले ही राजकुमार ने अपनी आखिरी चाल चल दी थी। दूसरी तरफ राजकुमार कतार में राजकुमारी के पास से गुजरते ही फिर से उसके चुने जाने का इंतजार कर रहा था। और जैसा कि उसने सोचा था, राजकुमारी ने फिर से उसका हाथ थाम लिया। राजा और रानी ने दरबार से सभी लोगों को बाहर जाने का आदेश दिया। अब कमरे में सिर्फ राजा, रानी, राजकुमारी और कारीगर का वो लड़का जिसे राजकुमारी बार बार चुन रही थी मौजूद थे। राजा ने गहरी सांस ली और राजकुमारी की ओर गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम्हें पता है कि ये लड़का कौन है? राजकुमारी ने शांत स्वर में जवाब दिया, हां, ये कारीगर का लड़का है। राजा ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, क्या तुम सच में इसे अपने होशो हवास में अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो? राजकुमारी ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाकर सहमति जताई। ये देखकर राजा की आवाज और सख्त हो गई। उन्होंने कहा, तो सुन लो, अगर तुम इसे चुनती हो तो तुम्हारे लिए
मेरे महल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तुम मेरी बेटी नहीं रहोगी। मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। विवाह के बाद मेरे सैनिक तुम दोनों को एक घने जंगल में छोड़ देंगे, जहां जंगली जानवर और खतरनाक दरिंदे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हारी जान की मुझे कोई परवाह नहीं होगी। क्या तुम अभी इस कारीगर के लड़के से विवाह करना चाहती हो? राजकुमारी ने एक पल के लिए भी अपना निर्णय नहीं बदला और आत्मविश्वास से हाँ कह दिया। यह जवाब सुनकर न केवल राजा और रानी बल्कि पूरे शाही परिवार को गहरा झटका लगा। सभी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर राजकुमारी को इस कारीगर के साधारण लड़के में ऐसा क्या खास नजर आ रहा था। उन दोनों का उसी रात विवाह संपन्न हो गया और अगली सुबह राजा के आदेश पर सैनिक दोनों को जंगल में छोड़कर लौट गए। वो जंगल बेहद घना और डरावना था। वहां शेर, चीते और कई खतरनाक जानवरों का बसेरा था। जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा पहाड़ खड़ा था। राजकुमार जो रात में ही महल के एक वीरान कोने में अपने प्रजात घोड़े को बुला चुका था, सब कुछ पहले से ही जानता था। घोड़े ने उसे यह बताया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी मरी हुई मां की इच्छा के अनुसार हो रहा है। घोड़े ने उसे समझाया था, तुम्हें अपनी सच्चाई हर किसी से छुपा कर रखनी है, यहां तक कि अपनी नई पत्नी से भी। लेकिन घबराओ मत, जंगल का हर जानवर तुम्हारा रक्षक होगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। राजा के सैनिक जब तुम्हें जंगल में छोड़ देंगे तो तुम पहाड़ की ओर बढ़ जाना। वहां एक सुरक्षित जगह है जहां तुम दोनों आराम और सुकून से रह सकोगे। सैनिकों के जाते ही राजकुमारी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो बहुत भयभीत थी और कांपते हुए बोली, अब क्या होगा? हम कहां जाएंगे? कहां छुप? लेकिन राजकुमार शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था उसकी चाल में ऐसा मर्दानापन था कि राजकुमारी उसे देखकर हैरान रह गई। उसने पहली बार महसूस किया कि यह साधारण कारीगर का लड़का नहीं हो सकता। उसे यह एहसास हुआ कि वो शायद किसी राजघराने का वारिस हो। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, जब तक हमारे जीवन की सांसें हमारे साथ हैं, कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। जंगल बड़ा है और इसमें हमें कहीं ना कहीं एक सुरक्षित जगह जरूर मिलेगी। उसकी बात और आत्मविश्वास से भरी आवाज ने राजकुमारी को जैसे ढांस बंधा दिया। उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। राजकुमार की आंखों में जो विश्वास था, उसने उसे यकीन दिला दिया कि वो उसकी सुरक्षा के लिए हर संभव कार्य करेगा। दोनों ने जंगल के अंदर की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में राजकुमारी ने पहली बार अपने आसपास की हरियाली और प्रकृति की खूबसूरती को महसूस किया। हालांकि डर अब भी उसके दिल में कहीं गहराई में छिपा हुआ था, लेकिन राजकुमार का साथ उसे मजबूत बना रहा था। कुछ ही घंटों की थकाऊ यात्रा के बाद वे पहाड़ के करीब पहुंच गए। ऊपर चढ़ते हुए उन्हें एक गुफा नजर आई। गुफा बाहर से साधारण और छोटी लग रही थी, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, राजकुमारी को लगा कि वो किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुकी है। गुफा के अंदर का माहौल शांत और सुकून भरा था। दीवारों से ठंडी हवा बह रही थी और फर्श पर फैले चिकने पत्थरों ने जैसे घर जैसा एहसास करा दिया। राजकुमारी की नजर अंदर के एक बड़े पत्थर पर पड़ी जो किसी पलंग जैसा लग रहा था। वो पत्थर पर लेट गई और हैरानी से बोली, ये तो महल के गद्दे से भी ज्यादा आरामदायक है। राजकुमार ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम यहां आराम करो, मैं बाहर जाकर आसपास का जायजा लेता हूं और हमारे खाने पीने का इंतजाम करता हूं। बाकी कल के लिए कल सोचा जाएगा। ये कहकर वो गुफा से बाहर निकल गया। बाहर थोड़ी ही दूर चलने पर उसे एक बहता हुआ पानी का झरना मिल गया। उसने झरने के पास बड़े बड़े पत्थर देखे जिन्हें वो औजारों की तरह इस्तेमाल कर सकता था। वहीं उसे एक ऐसा घड़ा भी मिल गया जिसमें पानी इकट्ठा किया जा सकता था। उसने झरने से घड़े में पानी भरा और गुफा के पास रख दिया। इसके बाद वो जंगल में पेड़ों की शाखाओं को तोड़ने लगा।
शाखाओं से उसने तेज भाले बनाए ताकि किसी भी खतरे से निपटा जा सके। उसने कुछ तीर कमान भी तैयार किए। ये सब करने के बाद उसने आसपास के पेड़ों से ताजे और पके हुए फल तोड़े और झाड़ियों से कुछ सब्जियां भी जमा कर ली। जब वो गुफा में वापस लौटा तो उसने देखा कि राजकुमारी अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और लग रही थी। ये देखकर उसके चेहरे पर संतोष का भाव आ गया। दोनों ने मिलकर फलों और सब्जियों का खाना तैयार किया। फलों को धोकर खाया और सब्जियों को पत्थरों की मदद से भून लिया। जब राजकुमारी ने पहला निवाला लिया तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो उत्साह से बोली, ये खाना तो महल के सबसे अच्छे पकवानों से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। दिन इसी तरह गुजरते रहे। राजकुमार हर सुबह जंगल से लकड़ी काटकर इकट्ठा करता और उन्हें बेचने के लिए शहर जाता। जो भी पैसा मिलता उसे खाने पीने पहनने ओढ़ने की जरूरत का सामान खरीद लाता और कुछ रकम बचा लेता। कुछ ही हफ्तों में उसने इतनी बचत कर ली, एक घोड़ा गाड़ी खरीद ली। घोड़ा गाड़ी के आने से ना सिर्फ शहर आने जाने में आसानी हुई, बल्कि उसकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हो गई। इस बीच राजकुमारी जंगल के माहौल और जानवरों के साथ घुलने मिलने लगी। उसे ये देखकर हैरानी होती कि जंगल के खतरनाक जानवर और पक्षी भी उनके प्रति बिल्कुल दोस्ताना रवैया रखते, यहां तक कि वे मानो उनकी सुरक्षा के लिए आसपास मौजूद रहते। कभी कभी तो राजकुमारी को ऐसा लगता जैसे वे ऊंचे पेड़ों पर पहरेदारी कर रहे हो। उसे ये यकीन हो चला था कि ये सब कुछ कारीगर के लड़के की वजह से है। राजकुमारी का दिल कहता कि ये लड़का साधारण नहीं हो सकता। वो निडर, मेहनती और बहादुर इंसान था। कहीं ये सचमुच का कोई राजकुमार तो नहीं। लेकिन जब भी वह उससे पूछती, तुम कौन हो, सच बताओ, क्या तुम राजकुमार हो, तो वो हमेशा मुस्कुराते हुए यही जवाब देता, मैं बस रामगढ़ का लड़का हूं जिसे तुम 2 अशर्फियां दिया करती थी। एक दिन जब राजकुमार लकड़ियां बेचकर वापस लौटा तो वो कुछ परेशान लग रहा था। राजकुमारी ने फौरन उसकी चिंता की वजह पूछी। राजकुमार ने धीरे से कहा, शहर में ये खबर गर्म है कि तुम्हारे पिता बीमार हैं। लोगों का कहना है कि अगर उन्हें 7 दिनों तक लगातार काले हिरण का दिल न खिलाया गया तो उनका बचना मुश्किल होगा। तुम्हारे सभी बहनोई काले हिरण की तलाश में कल इसी जंगल में आने वाले हैं। ये सुनकर राजकुमारी का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी आंखों में चिंता साफ छलक रही थी। राजकुमार ने उसकी ओर देखकर कहा, मैंने इंतजाम कर लिया है कि वे इस गुफा को ना देख पाएं। लेकिन तुम बाहर ना निकलना जब तक वे वापस ना चले जाएं। राजकुमारी ने वादा तो कर लिया, लेकिन उसके दिल में बेचैनी थी। उसने धीरे से कहा, क्या तुम मेरे पिता की जान बचाने के लिए काले हिरण का शिकार नहीं कर सकते? राजकुमार कुछ देर चुप रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, मैंने भी यही सोचा है। मैं सुबह सवेरे ही निकल जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि हिरण का शिकार कर लाऊं, लेकिन ये आसान नहीं होगा। तुम बस मेरे लिए दुआ करना हो सकता है कि मुझे रात हो जाए लौटने में। और हां, ये भी दुआ करना कि राजा सलामत को पता ना चले कि मैं जंगल से निकलकर महल के पास गया था। अगर उन्हें पता चला तो शायद वे मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे। फिर भी मैं ये जोखिम जरूर उठाऊंगा। राजकुमार की बातों से राजकुमारी का दिल और भारी हो गया। उसे अपने पिता की चिंता सता रही थी और साथ ही राजकुमार की सुरक्षा का डर भी। उसे याद था कि राजा ने साफ चेतावनी दी थी, अगर तुम दोनों जंगल से जिंदा बच भी गए तो महल में कदम मत रखना। अगर ऐसा हुआ तो जल्लाद तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। अगली सुबह राजकुमार जंगल की गहराई में बहुत दूर तक चला गया। उसने अपने घोड़े को एक जगह छिपा दिया जहां किसी की नजर ना पहुंच सके। फिर उसने अपनी एड़ी पर बंधे घोड़े के जादुई बाल को निकाला और उसे एक बड़े पत्थर पर रगड़ा। कुछ ही क्षणों में परिजात घोड़ा वहां प्रकट हो गया। राजकुमार ने घोड़े को आदेश दिया, तुरंत एक बड़ा खेमा तैयार किया जाए और इस जंगल में जितने भी काले हिरण हैं उन्हें उस खेमे में इकट्ठा किया जाए। एक भी हिरण आसपास के जंगल में नहीं बचना चाहिए।
खेमे के चारों ओर पहरेदार तैनात किए जाएं। साथ ही एक बड़ा तख्त लगाया जाए जिस पर साधारण सी दरी बिछा दी जाए। पारिजात घोड़ा राजकुमार के आदेश सुनते ही तेजी से काम में जुट गया। कुछ ही देर में सारा काम पूरा हो गया। खेमा खड़ा था और उसमें सैकड़ों काले हिरण बंद किए जा चुके थे। खेमे के बाहर सुरक्षा के लिए पहरेदार खड़े थे। घोड़े ने काम खत्म होने के बाद जाने की अनुमति मांगी और राजकुमार ने उसे इजाजत दे दी। इधर तीनों राजकुमारियों के पति अपने अपने सिपाहियों के साथ काले हिरण की तलाश में जंगल के कोने कोने में भटक रहे थे। दोपहर तक उन्होंने हर जगह खोज डाली, लेकिन एक भी हिरण नजर नहीं आया। मायूस और शर्मिंदा होकर वे जंगल के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़े। तभी उनकी नजर एक बड़े खेमे पर पड़ी। जब वे करीब पहुंचे तो देखा कि खेमे के अंदर सैकड़ों काले हिरण मौजूद हैं। खेमे के बीच में एक ऊंचे तख्त पर एक शानदार व्यक्तित्व वाला आदमी बैठा था। उन्होंने खेमे के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन पहरेदार ने उन्हें रोक लिया। पहरेदार ने सख्ती से कहा, सिर्फ 3 आदमी अंदर जा सकते हैं। आखिरकार तीनों राजकुमार अंदर पहुंचे। उन्होंने तख्त पर बैठे व्यक्ति से पूछा, आप कौन है राजकुमार? जिसने पहले ही अपना रूप बदल रखा था। शांत स्वर में बोला, यह जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं। आप अपना यहां आने का उद्देश्य बताएं। उसकी गूंजती आवाज और प्रभावशाली व्यक्तित्व ने तीनों को और भी प्रभावित किया। वे सोचने लगे कि ये जरूर कोई बहुत बड़ी शख्सियत होगी, वरना सैकड़ों काले हिरण को एक साथ कौन इकट्ठा कर सकता है। उन्होंने झुककर कहा, हमारी रियासत के राजा एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। उनका इलाज केवल काले हिरण के दिल से हो सकता है। कृपया हमें 3 हिरण दे दीजिए। राजकुमार ने उनकी बात सुनकर कहा, हिरण तो मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली हिरण जिंदा नहीं बल्कि मरे हुए दिए जाएंगे, और दूसरी आपकी पीठ पर हमारी गर्म मोहर लगेगी, ताकि यह साबित हो सके कि ये हिरण कहां से लिए गए। पहली शर्त पर तीनों राजकुमारियों के पतियों को कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन दूसरी शर्त सुनते ही उनके चेहरे तमतमा गए। वे गुस्से से बोले, हम शाही परिवार से हैं, हमारे पास राजा के सिपाही हैं, हम जबरदस्ती भी ये हिरण ले सकते हैं। ये राजा की जिंदगी का सवाल है। राजकुमार ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, अगर ऐसा है तो अपनी ताकत आजमा कर देख लो। तीनों राजकुमार खेमे से बाहर गए और अपनी सेना को पूरी स्थिति बताई। सिपाहियों ने जैसे ही अपनी तलवारें निकाली, जंगल में अचानक से खतरनाक जानवरों की डरावनी आवाजें गूंजने लगी। जंगली दरिंदों के दौड़ने की आहट सुनकर सिपाहियों के होश उड़ गए। सभी ने समझ लिया कि तख्त पर बैठा ये व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि किसी अद्भुत शक्ति का मालिक है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वे डर और शर्मिंदगी के साथ राजकुमार से माफी मांगने के लिए तैयार हो गए। राजकुमार ने कहा, अब हिरण तो मिल ही जाएंगे, लेकिन पहले मोहरे सिर्फ तुम तीनों को ही लगते। अब तुम्हारे सभी मुसाफिरों को भी ये मोहरे लगेंगे, तभी हिरण दिए जाएंगे। राजकुमार की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए सभी ने उसे मान लिया। सभी को मोहरे लगा दिए गए और फिर मरे हुए हिरण उनके हवाले कर दिए गए। वे सभी धीरे धीरे नजरों से ओझल हो गए। राजकुमार ने परिजात घोड़े का बाल रगड़ा और घोड़ा तुरंत हाजिर हो गया। उसने घोड़े को आदेश दिया, ये सब खेमे और हिरण वापस अपनी अपनी जगह पहुंचा दिए जाए, सिवाय 4 हिरणों के। इन्हें मेरी गाड़ी में रख दिया जाए। एक पल में सारा मैदान साफ हो गया। राजकुमार ने अपना वही रूप बना लिया जो रामगढ़ के लड़के का हुआ करता था। गाड़ी पर बैठा और जिंदा 4 हिरणों को लेकर राजा के महल की ओर चल पड़ा। वो गुर्जर के घर के पास से गुजर रहा था, जहां राजकुमारी छुपी हुई थी। दीवार की ओर से राजकुमारी ने देखा कि उसके बहनोई के हाथ में मरे हुए काले हिरण थे। उसकी निगाहें रामगढ़ के लड़के को ढूंढ रही थी। इतने में उसे दूर से गाड़ी आती हुई दिखी। वो हैरान रह गई, क्योंकि गाड़ी में 4 तंदुरुस्त और काले हिरण बंधे हुए थे।
राजकुमार जानता था कि राजकुमारी उसे देख रही होगी, इसलिए उसने हाथ लहराते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाया। सूरज डूबने से पहले वो महल में काले हिरणों को पहुंचाकर वापस लौटना चाहता था, इसलिए उसने रुकने का नाम नहीं लिया। वो शहर की जिन जिन गलियों से गुजर रहा था, वहां के लोग हैरान थे। जो सिपाही जंगल में गए थे, वे तो एक एक हिरण ही ला पाए थे, और वह भी मरा हुआ था। लेकिन कारीगर का लड़का, जिसे राजा ने मारने के लिए जंगल में छोड़ा था, वो जिंदा है और 4 हिरण लेकर महल जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि सभी हिरण जिंदा और तंदुरुस्त है। जब राजकुमार राजा के महल के दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसे रोक लिया गया। पहरेदार राजा के आदेश से उसे मारने की तैयारी कर रहे थे कि तभी उनकी नजरें जिंदा हिरणों पर पड़ी। सबने हैरान होकर अपने हाथ रोक लिए और तुरंत राजा को सब कुछ बताने पहुंचे। राजा ये सुनकर महल से बाहर आ गया और कहा, इनसे हिरण ले लो और ये कह दो कि वो जितनी जल्दी हो सके जंगल में लौट जाए, वरना उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। राजकुमार ये संदेश सुनकर चुपचाप वापस जंगल की ओर लौट आया। राजकुमारी, जो सुबह से उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी, झट से खाना और पानी लेकर आई और पूछा, क्या मेरे राजा? पिताजी खुश हुए। राजकुमार ने एक लंबी सांस ली और सारिया हाल उसे कह सुनाया। उसने कहा, शुक्र है कि मैं जिंदा और सलामत वापस आ गया। राजकुमारी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। समय अपनी राह पर चलता रहा। राजकुमारी को महल से बाहर किए जाने का दोहक जरूर था, लेकिन वो हैरान थी कि जिस शांति और आराम से वो जंगल में जीवन बिता रही थी, वो महल में कभी क्यों नहीं मिला। अब उसे यह भी विश्वास होने लगा था कि जिस व्यक्ति को वो राजकुमार समझती थी, वो सच में रामगढ़ का लड़का ही है। लेकिन उसमें कोई ऐसी बात जरूर है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल और हसीन हो गई है। राजकुमारी अब ये सोचने लगी थी कि अगर उसे फिर से महल में बुलाया गया तो शायद वो वहां एक दिन भी नहीं रह सकेगी। ये हसीन प्राकृतिक माहौल, यहाँ के पक्षी, जानवर और यहां तक कि जंगल के मुजरिम और दरिंदे भी उसे अब अपने दोस्त लगने लगे थे। मगर ये सब कैसे हुआ, वो ये नहीं समझ पा रही थी। उसे लगता था कि ये सब अलीगढ़ के लड़के की वजह से हुआ है। अगर वो इंसान नहीं भी है तो भी वो किसी राजा से कम नहीं, बल्कि एक फितरत का राजकुमार जरूर है। एक दिन राजकुमार ने शहर से आकर ये खबर दी कि दुश्मन देश का राजा उनके मुल्क पर हमला करने वाला है। उसके पास बहुत बड़ी सेना है और उसने तय कर लिया है कि वह राजा के राज्य पर कब्जा करेगा। राजा तो पहले से परेशान था और अब देश की जनता भी भय और चिंता में डूब गई थी। हर कोई ये सोच रहा था कि अब क्या होगा। राजकुमारी ये सुनकर बहुत उदास और चिंतित हो गई। उसने कहा, तुम कुछ करो कारीगर का लड़का, जो अब तक रामगढ़ का लड़का ही माना जाता था। बोला, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे डर है कि अगर राजा ने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार डालेगा। वो बहुत परेशान है, लेकिन जो भी मेरी ताकत में होगा मैं जरूर करूंगा। तुम बस भगवान से प्रार्थना करो, वही अच्छे और बुरे का मालिक है। अगली सुबह राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, मैं महल जा रहा हूं। जो भी मुझसे हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। तुम ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो हमारे राज्य की रक्षा करें। इसके बाद राजकुमार ने घने जंगल में प्रवेश किया और परिजात घोड़े का बाल रगड़ा। परिजात घोड़ा तुरंत हाजिर हो गया। राजकुमार ने कहा, इसके लिए एक सुंदर लेकिन युद्ध के लिए तैयार लिबास तैयार किया जाए और एक तेज रफ्तार हवा में उड़ने वाला घोड़ा भी तैयार किया जाए। साथ ही एक अत्यंत नुकीली और तेज तलवार का इंतजाम भी किया जाए। कुछ ही पलों में सारी चीजें तैयार हो गई। राजकुमार ने युद्ध के कपड़े पहने, हाथ में धारदार तलवार हाथ में पकड़ी और घोड़े पर सवार होकर महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही घोड़े को दौड़ का इशारा किया, वो हवा में उड़ने लगा और महल की दिशा में बढ़ने लगा। जंगल से महल तक का रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन राजकुमार की योजना और साहस को देखकर हर रुकावट को पार करना आसान लग रहा था।
उधर युद्ध के मैदान में दुश्मन राजा की सेना अपनी तैयारी पूरी कर चुकी थी। उनकी नजरें राजकुमार पर थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि राजकुमार ने उनसे टकराने का इरादा कैसे कर लिया है। राजकुमार के आने से पहले ही उसकी ताकत और योजना का असर वहां के सिपाहियों पर दिखने लगा था और उनकी हिम्मत टूटने लगी थी। तीनों राजकुमारियों के पति अपनी अपनी सैनिक टुकड़ियों के साथ भागने लगे थे। राजा अपने वफादार सैनिकों के साथ भागती हुई सेना को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम हो रही थी। उसे साफ दिख रहा था कि उसकी हार निश्चित है। इसी बीच अचानक एक नया दृश्य सामने आया। ऐसा लगा जैसे आसमान में बिजली गूंज रही हो। एक तेज रफ्तार घोड़ा हवा में उड़ता हुआ आ रहा था। वो जहां से गुजर रहा था वहां की फसलें टूट कर गिर रही थी और जिन लाशों पर वो गुजरता वे तड़पने लगती। शहसवार तेजी से पलटकर हमला कर रहा था, जिससे जालिम राजा की सेना में अफरातफरी मच गई। उनकी सेना के पांव उखड़ गए और वे भागने लगे। राजा और उसकी फौज ऐसी हालत में भागे कि पीछे सिर्फ धूल और गर्द का तूफान छोड़ गए। राजा ने आसमान की ओर देखा और बस इतना ही देख पाया कि एक खूबसूरत नौजवान पंखों वाले घोड़े पर सवार बड़ी तलवार हाथ में लहराता हुआ हवा में उड़ता जा रहा था। वो बहुत तेजी से आसमान की ऊंचाइयों में खो गया और उनकी नजरों से ओझल हो गया। राजकुमार उसी जंगल में उतरा जहां उसने युद्ध के लिए सामान मांगा था। परिजात घोड़ा फिर से हाजिर हुआ। राजकुमार ने अपना सामान लिया, फिर अपना पुराना रूप धारण किया और गद्दा गाड़ी में बैठकर घर की ओर रवाना हो गया। उधर राजकुमारी, जो राजकुमार का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, घने पेड़ों के पीछे से हर पल की खबरें सुन रही थी। आसपास के लोग और सैनिक यही कह रहे थे कि एक अद्भुत मदद आई थी। कोई कह रहा था कि उड़न घोड़ा और उस पर सवार राजकुमार, जिनके हाथ में एक ऐसी तलवार थी जो दुश्मन की सेना को बिना रोके काटती जा रही थी। लोग कहते थे कि अगर वो नहीं हो तो हमारी सेना की हिम्मत टूट चुकी थी और हम हार चुके थे। ये युवक कहां से आया किसी को नहीं पता था, लेकिन वो इतनी तेजी से उड़ गया कि किसी ने ठीक से देख भी नहीं पाया। राजकुमारी को ये शक हुआ कि ये जरूर वही लड़का होगा जो उसके घर का है। वो मन ही मन उस शहसवार को उड़न घोड़े पर सवार होते हुए देख रही थी। तभी उसने राजकुमार को गधा गाड़ी में आते हुए देखा। वो समझ गई कि ये वही था। राजकुमार ने पास आकर युद्ध में मिली जीत की खबर सुनाई और ईश्वर का धन्यवाद अदा किया। राजकुमारी ने बड़े चाव से कहा, आखिर तुम बताते क्यों नहीं कि तुम कौन हो? लड़के का वही जवाब था, मैं वही लड़का हूं जिसे तुम 2 अशर्फियां दिया करती थी। ये सुनकर राजकुमारी के सारे सपने चकनाचूर हो गए। उसे लगा कि शायद वो सच ही कहता है। अब वो सोचने लगी कि क्या वो सच में वही लड़का है जिसे उसने कभी अशर्फिया दी थी। दूसरी तरफ राजकुमार के पिता यानी राजा भी बहुत परेशान था। राजकुमार का इस तरह गायब हो जाना उसे अंदर तक तोड़ रहा था। उसकी सेहत दिन बंधरा यही सोचता कि अगर वो मर गया तो इस राज्य का मालिक कौन बनेगा। उसकी दूसरी पत्नी से भी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसे ये शक होने लगा कि शायद उसकी दूसरी पत्नी ने ही ऐसा माहौल बना दिया जिससे उसका बेटा उससे दूर हो गया था। ये शक उसे उस वक्त हुआ जब उस राजवैद्य ने उसकी बीमारी का इलाज घोड़े के बच्चे के दिल के गोश्त से सुझाया था। राजकुमार और घोड़े के बच्चे के गायब होने के बाद राजा ने देखा कि उसकी पत्नी को कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखने लगी। जब राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि वो इतनी स्वस्थ क्यों है, तो उसने बस इतना ही कहा, ईश्वर की मर्जी के आगे कोई क्या बोल सकता है। इस जवाब से राजा तो संतुष्ट नहीं हो सका, लेकिन उसने कोई शक भी जाहिर नहीं किया। एक दिन राजा को अपने बेटे की बहुत याद सता रही थी। वो दरबार में जाने के बजाय अपने महल में ही टहलने लगा। चलते चलते उसे अपने तहखाने का ख्याल आया।
जहां उसकी पहली पत्नी और बेटे की बहुत सारी यादगार चीजें रखी थी। उसने सोचा क्यों ना आज इन चीजों को देखकर ही मन बहलाया जाए। वो अपनी पत्नी के कमरे की ओर बढ़ा, क्योंकि तहखाने में जाने का रास्ता वहीं से जाता था। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो कमरे में नहीं थी। महल के हर कोने में उसे अपनी पत्नी नहीं दिखाई दी, तो फिर वो कहां हो सकती है? राजा अब भी ये सोच ही रहा था कि उसे तहखाने का रास्ता खुला नजर आया। वो धीरे धीरे तहखाने में उतरा, इतनी चुपचाप कि उसकी पत्नी को आने की आहट तक ना सुनाई दी। तहखाने में उतरते उतरते उसने देखा कि उसकी पत्नी की खास दासी एक कुर्सी में बंधी हुई थी और दोनों का रुख उसकी तरफ नहीं था। राजा ने चुपके से एक बड़ी अलमारी में छुपकर ये दृश्य देखा। दासी और पत्नी की बातें उसे साफ सुनाई देने लगी। दासी ने कहा, महारानी जी, आखिर मेरा क्या दोष है कि आप मुझे खत्म करने का इरादा रखती हैं? ये सुनकर राजा के कान खड़े हो गए। उसने धीरे से झांका और देखा कि रानी के हाथ में एक खंजर था। रानी ने कहा, तुझे मार देना इसलिए जरूरी है क्योंकि तू मेरी राजदार है। अगर तू राजा के हाथों लग गई तो महल में तूफान मच जाएगा और मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। राजा ये सब सुनकर दंग रह गया। उसकी सारी उम्मीदें टूट गई। अब उसे समझ में आ गया था कि महल में क्या साजिशें चल रही थी और उसकी पत्नी का असल इरादा क्या था। दासी ने कहा, मुझे सच्चाई बतानी होगी। राजा साहब में ही वह थी जिसने 2-3 बार राजकुमार को जहर देने के लिए हामी भरी थी। मैंने ही वो राज खोला था कि जो घोड़े का बच्चा राजकुमार ने खरीदा था वो कोई साधारण घोड़ा नहीं बल्कि परिजात था। वो घोड़ा इंसानों की तरह बातें करता था। मैंने ही जहर देने की नाकामी के बाद उसे सीधा करने का तरीका बताया था। मैंने ये भी बताया था कि राजकुमार अपने पिता को किसी भी तरह का दर्द नहीं देना चाहता था और वह जानता था कि आप उसे बहुत प्यार करते हैं। राजकुमार ये समझता था कि आप उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। इसीलिए जब ये कहा जाएगा कि घोड़े के बच्चे को मारकर उसकी जान बचाई जा रही है तो वो इस पर राजी हो जाएगा, क्योंकि वो अपने पिता की खुशी के लिए हर बात मानता था। अब मुझे क्या पता था कि वो परिजात घोड़ा उसे कहां ले जाएगा। खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं मर जाऊं, लेकिन आपके राज्य को कभी नहीं खोलूंगी। राजा ने दासी और अपनी दूसरी बीवी की बातें सुनकर सारी साजिश समझ ली। वो तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके महल में इतनी बड़ी साजिश चल रही थी। इससे पहले कि उसकी दूसरी पत्नी उस दासी का गला काट देती, राजा ने तेजी से अलमारी की ओट से बाहर निकलकर रानी का हाथ पकड़ लिया। एक जोरदार झटका देकर खंजर रानी के हाथ से गिरा दिया। रानी ने मुड़कर देखा तो वह राजा को देख हैरान रह गई और डर के मारे बेहोश हो गई। राजा ने अब पूरी साजिश जान ली थी। उसने रानी को एक अलग काल कोठरी में बंद कर दिया और दासी को तहखाने से निकालकर उससे सारी बातें उगलवाने बंद कर दिया। दोनों का जुर्म एक जैसा था और राजा ने फैसला किया कि उचित समय पर इन दोनों की सजा का ऐलान किया जाएगा। अब राजा को अपने बेटे की याद आने लगी और उसकी तलाश की चिंता सताने लगी। उसने अपने मुल्क के अंदर और आसपास के देशों में अपनी पूरी ताकत लगा दी। इनाम की घोषणा की गई ताकि कोई भी उसे उसके बेटे के बारे में जानकारी दे सके। काफी समय बाद एक बड़े पड़ोसी देश से एक व्यापारी राजा से मिलने आया। राजा ने उसे अकेले में बुलाया और व्यापारी ने बताया, जब मैं अपने देश में था तो मैंने एक अजीबोगरीब विवाह देखा। वो विवाह आपके देश की राजकुमारियों से संबंधित था। वहां की प्रथा के अनुसार सारे शहर के नवयुवकांची जिस युवक का हाथ थाम लेती या इशारा कर देती, उसकी शादी उसी से कर दी जाती थी। वहां की सबसे छोटी राजकुमारी ने हमेशा एक ऐसे नौजवान को चुना जो एक कारीगर के घर काम करता था और उसी के साथ रहता था। वो कारीगर राजसी कारीगर था। उस लड़के का काम था राजा के महल में बर्तन लाना और
खाली बर्तन वापस ले जाना वो नादान था और इसलिए उसे राजमहल में जाने की अनुमति थी। राजकुमारी ने कई बार उसी लड़के का हाथ पकड़ा था, लेकिन राजा ने हर बार इसे उसकी भूल मानकर नजरअंदाज किया और अगले दिन फिर से सबको इकट्ठा होने के लिए कहा। लेकिन तीसरी बार जब राजकुमारी ने वही लड़का चुना तो राजा को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो लड़का जो हमेशा अपना चेहरा काले रंग से ढककर रखता था, शायद कुछ छिपा रहा था। राजकुमारी का इस लड़के की ओर खींचा जाना एक अजीब सी बात थी। क्या वो लड़का सच में कुछ खास था या फिर सिर्फ इसलिए कि वो महल में आता जाता था? ये राजा के लिए एक पहेली बन गई। राजकुमारी ने जिस लड़के को पसंद किया वो शायद कोई साधारण लड़का नहीं था, बल्कि राजा का ही बेटा हो सकता था, जो रूप बदलकर वहां रहता था। ये सोचकर राजा के दिल में हलचल मच गई। उसे ये भी शक था कि राजकुमारी को इस बात का पता चल चुका था, लेकिन ये एक गहरी साजिश हो सकती थी। राजा और उसके परिवार को इस बात से बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने इसे छुपाने की पूरी कोशिश की। शादी के अगले दिन राजा ने दोनों को एक ऐसे जंगल में भेज दिया जो खतरनाक जानवरों और रहस्यमय आवाजों से भरा हुआ था। वो जंगल बेहद खतरनाक था और उसके अंदर कोई भी जिंदा नहीं बच सकता था। उसके बाद किसी को भी ये नहीं पता चला कि वहां क्या हुआ। व्यापारी जो राजा से मिलने आया था, वो खुद को एक व्यापारिक काम से मुल्क में आया हुआ बता रहा था। उसे इस बात का कोई इल्म नहीं था कि राजा का बेटा गायब था। अगर वो जानता तो उसने ये बात राजा से जरूर की होती। राजा ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी और कहा, मैं आपको अपनी सुरक्षा में रखता हूं। जब तक मुझे ये नहीं पता चलता कि मेरा बेटा जिंदा है या नहीं, तब तक आप मेरे खास मेहमान रहेंगे। अब आपका बाहर जाना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप एक बड़े राज्य से आते हैं और हमारे लिए आपके सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। व्यापारी ने राजा की बातों पर सहमति जताई और वह राजी होकर राजा का मेहमान बन गया। राजा ने तुरंत अपने जासूसों को तैनात किया ताकि वो कारीगर के लड़के के बारे में सच्चाई पता लगा सके। उन्होंने कई दिनों तक इस मामले की जांच की और आखिरकार खबर आई कि कारीगर का लड़का उस देश का निवासी नहीं था। कारीगर ने यह भी बताया कि वो लड़का कहां रहता था। वो लड़का मेहनती और बहुत होशियार था। वो महल में नौकर उसके साथ रहता था और राजकुमारी को वो सबसे अच्छे बेटे से भी अधिक पसंद आने लगा था। राजकुमारी चाहती थी कि वो हमेशा शहर में साफ सुथरे कपड़े पहनकर नहा धोकर आए। इसके लिए वो उसे सोने की 2 अशर्फियां देती थी ताकि वो अच्छे कपड़े खरीद सके और महल में अच्छे से आ सके। परंपरा के अनुसार राजकुमारी ने उसे तीसरी बार भी पसंद किया। इस पर राजा ने उसकी शादी तय कर दी, लेकिन फिर दोनों को एक खतरनाक जंगल में भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। राजा ने अब ये सारी जानकारी मिली तो उसने तुरंत अपनी फौज को तैयार होने का आदेश दिया। वही जिस देश में राजकुमार और राजकुमारी रह रहे थे, उन्हें भी हमले की खबर मिल चुकी थी। राजकुमारी को इस बात का पता नहीं था कि हमलावर सेना उसी के पति के देश के राजा की थी। वो बहुत परेशान हो गई क्योंकि उसे पता था कि हमलावर सेना और राजा दोनों ही बहुत ताकतवर थे। उसे डर था कि कहीं उसके पिता का राज्य ना छीन जाए। अपनी चिंता को उसने रामगढ़ के लड़के से साझा किया। राजकुमारी ने कहा, क्या किया जा सकता है? हमलावर सेना तो बहुत शक्तिशाली है। इस पर राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर ने हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाला है और अब भी कोई हल जरूर निकलेगा। राजकुमारी ने कहा, क्या हम राजा से मिलकर उसे हमारी मदद के लिए राजी करवा सकते हैं? राजकुमार ने कहा, तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई तरीका तो निकलेगा। राजकुमार को यह समझ आ गया था कि हमलावर सेना उसी देश के राजा के बेटे की है जहां वो खुद रह रहा था। उसे यह भी एहसास हुआ कि राजा को किसी ना किसी तरीके से ये बात पता चल ही गई होगी कि वो यानी रामगढ़ का लड़का कौन है और कहाँ है।
शायद अब यही सही वक्त है जब उसे अपनी असलियत राजा के सामने रख देनी चाहिए। इसी सोच में गहरे विचारों में डूबा हुआ राजकुमार धीरे धीरे नींद की आगोश में समा गया, ये सोचते हुए कि अब उसे अपने राज्य को सामने लाने का वक्त आ गया है। उस रात राजकुमार को नींद में अपनी मां की आवाज सुनाई दी। मां ने कहा, अगर तुम्हारा पिता तुम्हें लड़ाई में शामिल होने से रोके तो उसके पैरों को छूकर आज्ञा मान लेना। सारी सच्चाई अभी मत बताना, बस इस देश के राजा की दयालुता और मेहरबानियों का जिक्र करना, ताकि दोनों देशों के बीच बड़ी खूनी लड़ाई टल सके। बाकी फैसला तुम्हारी सूझबूझ पर छोड़ती हूं। जो सही लगे वही करना। अगली सुबह जब राजकुमार और राजकुमारी की आंख खुली तो बाहर अफरा-तफरी का माहौल था। खबर आई कि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो चुकी है और किसी भी पल युद्ध शुरू हो सकता है। राजकुमार तुरंत हरकत में आया। उसने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और उसे घर के भीतर ले जाकर कहा, आज वो समय आ गया है जब मुझे अपनी असलियत तुम्हें बतानी होगी। लेकिन वादा करो, मुझसे कोई सवाल मत करना। जो मैं कहूं और जो करूं बस उसका पालन करना। ये कहने के बाद राजकुमार ने परिजात घोड़े के बाल को निकाला और घर के एक पत्थर पर रगड़ा। कुछ ही क्षणों में परिजात घोड़ा प्रकट हो गया। राजकुमार ने घोड़े को आदेश दिया, मुझे तुरंत राजसी पुरुष और महिला की वेशभूषा कर दो। साथ ही एक ताकतवर और तेज रफ्तार उड़ने वाला घोड़ा और एक बारीक धार वाली तलवार भी चाहिए। घोड़े ने पलक झपकते ही सब इंतजाम कर दिया। राजकुमारी ये सब देखती रही और हैरानी से उसकी आंखें खूनी की खुली रह गई। राजकुमार ने शाही पोशाक पहनी, तलवार कमर में बांधी और परिजात घोड़े पर सवार हो गया। उसने राजकुमारी को अपने पीछे बिठाया और घोड़े को डर लगाई। पलक झपकते ही घोड़ा आसमान में उड़ चला। उधर युद्ध शुरू हो चुका था। जिस देश की राजकुमारी थी, उसके राजा की सेना हारने की कगार पर थी। राजकुमार ने देखा कि तीनों बहनों के पति अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए थे। दूसरी ओर उसका पिता और उसके वफादार सैनिक दुश्मन की सेना के बीच फंसे हुए थे। अचानक युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं की नजरें आसमान पर टिक गई। वहां एक अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा था। एक राजकुमार और राजकुमारी उड़ते हुए घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। उनकी राजसी पोशाक और अद्वितीय व्यक्तित्व को देखकर दोनों सेनाओं के सैनिक लड़ना भूल गए और आश्चर्य से इस दृश्य को देखने लगे। जिस देश की राजकुमारी थी, उसके सैनिकों ने ये नजारा पहले भी देखा था, लेकिन तब घोड़े पर केवल राजकुमार ही सवार था और वे उसे पहचान नहीं सके थे। युद्ध भूमि में हर तरफ सन्नाटा छा गया था। ये वही युद्ध था जिसे हमलावर राजा जीत नहीं वाला था, लेकिन राजकुमार के हस्तक्षेप ने सब कुछ बदल दिया। उसके चमत्कारी उड़न घोड़े ने ऐलान किया, युद्ध बंद करो वरना अंजाम भयावह होगा। घोड़े की गर्जन भरी आवाज ने दोनों पक्षों को स्तब्ध कर दिया। सेनाओं ने लड़ाई बंद कर दी और अपनी अपनी पंक्तियों में वापस लौट गई। तभी एक और अद्भुत दृश्य हुआ। उड़ता हुआ घोड़ा हमलावर राजा के पास जाकर नीचे उतरा। घोड़े से उतरते ही राजकुमार हमलावर राजा के कदमों में गिर पड़ा। इससे पहले कि राजा कुछ समझ पाता, राजकुमार ने उसके पैर छू लिए। ये देख वहां खड़ा हर सैनिक और राजा खुद भी हैरान रह गया। राजा ने गुस्से और हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या कर रहे हो? राजकुमार ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैं आपके सामने अपनी पहचान उजागर करता हूं। ये मेरी पत्नी है और वह देश जिस पर आपने हमला किया उसकी राजकुमारी है। ये सुनकर हमलावर राजा और उसके दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। इसी बीच दूसरी ओर के राजा, जो राजकुमारी के पिता थे, और उनकी सेना भी नजदीक आ चुकी थी। जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को पहचाना, उनके चेहरे पर राहत और चिंता का मिश्रित भाव नजर आया। हमलावर राजा की आंखें संकुचित हो गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, तो ये तुम्हारी साजिश थी? तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई?
राजकुमार ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, जो कुछ भी हुआ वो मेरी मजबूरी थी। मैंने सच्चाई को छिपाया ताकि खून खराबे से दोनों देशों को बचाया जा सके। मैं आपकी अनुमति के बिना अपनी पहचान प्रकट नहीं कर सकता था। मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि मेरी नीयत कभी गलत नहीं थी। ये सुनते ही दोनों राजाओं के सैनिक मौन खड़े हो गए। दोनों राजाओं ने एक दूसरे की ओर देख इस बीच राजकुमार ने अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया और उसे ले जाने के लिए कदम बढ़ाया। लेकिन तभी राजकुमार के पिता ने उसका हाथ रोक लिया और कड़क आवाज में कहा, यह राजकुमारी तुम्हारे साथ ऐसे नहीं जा सकती। ये एक राजा की बेटी है। राजकुमारों और राजकुमारियों की विदाई यूं नहीं होती। ये सुनकर राजकुमार परेशान हो गया। राजकुमारी की आंखें भी भर आई। उसकी पीड़ा उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। दूसरी ओर राजकुमारी के पिता भी असमंजस में खड़े थे। पूरा माहौल बोझिल हो गया था। कुछ पलों के बाद राजकुमार के पिता ने गंभीरता से ऐलान किया, विवाह और विदाई राजसी परंपराओं के अनुसार ही होती है। अगले हफ्ते हम पूरे राजसी ठाट बाट के साथ बारात लेकर आएंगे। तब तक ये राजकुमारी यही रहेगी। ये सुनते ही माहौल में थोड़ी राहत आई। दोनों पक्षों के लोग समझ गए कि यह सुलह और सौहार्द का प्रतीक है। राजकुमार ने अपनी पत्नी की ओर देखा और उसे दिलासा दी। फिर उसने अपने पिता की बात मानकर सिर झुका दिया। राजकुमारी के पिता ने आगे बढ़कर उसकी ओर देखा और उसके सिर पर स्नेह भरा हाथ फेरते हुए कहा, मेरी प्यारी बेटी को मैं पूरे राजसी तरीके से धूमधाम के साथ विदा करूंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। इस घोषणा के साथ ही दोनों सेनाओं में हर्ष और उल्लास का माहौल छा गया। सैनिकों ने खुशी के नारे लगाए और एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इसके बाद दोनों राजाओं ने शांति और सौहार्द का प्रतीक बनकर अपने अपने सैनिकों को युद्ध भूमि से विदा किया। अगले 7 दिनों तक दोनों राजमहलों में शादी की तैयारियां होती रहीं। नगाड़े बजाए गए, रंग बिरंगी रोशनी से महल और शहर जगमगाए और हर तरफ उत्सव जैसा माहौल था। विवाह के दिन राजकुमारी को राजसी परिधानों में सजा ध्वजा करर विदाई के लिए तैयार किया गया। जब विदाई का समय आया तो राजकुमारी के पिता ने राजकुमार और उसके पिता के सामने झुककर कहा, आज मेरी बेटी आपकी बहू बनकर जा रही है। ये मेरे लिए गर्व और खुशी का क्षण है। लेकिन एक बात मेरे दिल में है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर गंभीरता से कहा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और आप भी मेरी शेष बेटियों और दामाद ने तो मुझे धोखा ही दिया है। इसलिए मेरी एकमात्र संतान यही बेटी है। जाहिर है मेरे बाद मेरा दामाद ही मेरे राज्य का वारिस होगा। लेकिन मैं चिंतित हूं कि आपके बाद आपका राज्य बिना वारिस के कमजोर ना पड़ जाए। क्यों ना हम दोनों राज्य अभी ही एक कर दें और अपने सामने राजकुमार को इन दोनों का राजा बना दें। ये सुनकर राजकुमार के पिता कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उन्होंने अपनी अनुभवी आंखों से अपने बेटे को देखा जो अब तक अपनी काबिलियत और साहस का प्रमाण दे चुका था। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपने वो बात कही है जो मेरे दिल में भी थी। मेरा बेटा इस योग्य है कि वो इन दोनों राज्यों को एकजुट कर नई ताकत बनाए। मैं सहमत हूं। इसके बाद उसी क्षण एक ऐतिहासिक घोषणा की गई। राजकुमार को दोनों राज्यों का राजा घोषित कर दिया गया। उसके सिर पर राजसी ताज रखा गया और दोनों राजाओं ने मिलकर उसका राज्य अभिषेक किया। जैसे ही ये घोषणा हुई, पूरा वातावरण उल्लास और उत्सव से भर गया। सैनिकों ने खुशी से नारे लगाए। प्रजा ने इस एकता का जश्न मनाया और संगीत की धुन पर उत्साह का माहौल बन गया। दोनों राज्य एक हो गए और एक नई महाशक्ति का उदय हुआ। यह कहानी सिर्फ 2 राज्यों के विलय की नहीं थी, बल्कि 2 दिलों, 2 परिवारों और 2 संस्कृतियों के मिलन की गाथा थी। यह साबित करता है कि जहां प्रेम, समझदारी और एकता होती है, वहां जीत हमेशा इंसानियत की होती है।
इस तरह राजकुमार और राजकुमारी की कहानी एक सुखद अंत तक पहुंची और उनके मिलन ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया।